नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझे शर्म आती है कि इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है। यह है ममता बनर्जी का बयान। एक बार फिर आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है कि मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ। अनुपम मिश्र हमारे साथ हैं कोलकाता से। अनुपम, किस मामले में, किस बैकग्राउंड में यह बात कही ममता बनर्जी ने? जी देखिए, ममता बनर्जी ने जो संदर्भ उठाया है यहाँ पर वो ये है कि कई दिनों पहले बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने मिदनापुर में एक भाषण में ममता बनर्जी को काफी गलत शब्द का इस्तेमाल किया था और उसी के बाद ममता बनर्जी ने ये कहना शुरू किया है कि उन्हें जिस तरह से उन पर आक्रमण किया गया है, उन्हें शर्म आती है कि वो इस मिट्टी पर उन्होंने जन्म लिया है। और आज जो संदर्भ उन्होंने लिया है वो ये तो है ही, साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरह बीजेपी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके खिलाफ लगातार उन्होंने कहा है, पहले भी कहती आ रही हैं। और उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है उसी को देखकर उन्हें शर्म आती है कि वो उन्होंने इस मिट्टी पर जन्म लिया है। यानी ये सारा का सारा मामला केवल उनकी और बीजेपी के बीच जो ये राजनीतिक लड़ाई चल रही है, बीजेपी जिस तरीके से उभर रही है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर है। बिल्कुल सही। बीजेपी का जिस तरह से उत्थान हो रहा है, जिस तरह से उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, ममता बनर्जी की नाराजगी बीजेपी के प्रति उतनी ही बढ़ती जा रही है। और आजकल जहां भी ममता बनर्जी जब भी बोलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, आरएसएस और संघ के खिलाफ बोलती हैं। और उनका एक ही मुद्दा, एक ही पॉइंट फिलहाल रह गया है कि बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलूं, क्योंकि बीजेपी नेचुरली बढ़ रही है। काफी हद तक बंगाल में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वोट बैंक काफी अच्छा आया है और बीजेपी लगातार यहाँ पर आंदोलन भी कर रही है। तो इसी को देखकर ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रही है। शुक्रिया अनुपम आपका। और अब बात उस बड़ी खबर की जिस पर अगले 8 दिनों तक पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में 3 तलाक पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई से पहले आज पहले दिन चीफ जस्टिस ने ट्रिपल तलाक के मसले पर 3 सवाल उठाए। इस पर सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना पक्ष रखा। क्या ये मामला धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं? अगर ये धर्म का अभिन्न हिस्सा होगा तो हम दखल नहीं देंगे। क्या 3 तलाक के मुद्दे को मौलिक अधिकार के तहत लागू कराया जा सकता है? हम साफ कर दें कि 3 तलाक और निकाह हलाला पर ही हम सुनवाई करेंगे, बहुविवाह पर नहीं। एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था हमारी समीक्षा के दायरे में है। इस्लाम में मौजूद तलाक के दूसरे स्वरूप पर बहस जरूरी नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। ये मामला मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता। एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया 3 महीने की होती है। क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है? नहीं, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सामने 9 दिनों तक बहस होगी और फिर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 3 तलाक के विरोध में दायर 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू हो गई है। 19 मई तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3 तलाक के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का संवैधानिक आधार पर विश्लेषण करेगी। सरकार पीड़ित महिलाओं के समर्थन में है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम धार्मिक संगठन ट्रिपल तलाक को जायज ठहरा रहे हैं। आज सुनवाई की शुरुआत में सबसे पहले याचिकाकर्ता उत्तराखंड की शायरा बानो की ओर से दलील दी गई। शायरा को उनके पति ने खत के जरिए तलाक भेज दिया था। यह ऐतिहासिक सुनवाई जिस खंडपीठ के सामने हो रही है उसमें 5 धर्मों से जुड़े 5 जज शामिल हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर फली नरीमन, जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मुस्लिम संस्थाओं की ओर से कपिल सिब्बल वकील है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। आपको बताते हैं किसने क्या दलील दी।
सरकार का कहना है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि 3 तलाक 2 व्यक्तियों का आपस का मसला है। सरकार 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन मानती है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा नहीं मानता। सरकार की दलील है कि 3 तलाक के डर से महिलाएं जिंदगी भर खतरे में जीती हैं, जबकि लॉ बोर्ड का कहना है कि संविधान में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म उपासना का अधिकार है। सरकार ने 3 तलाक जैसी प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। जवाब में पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस पर विचार कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके मतलब ये नहीं हुआ अगर कानून का मिसयूज कोई हो रहा है तो उस कानून को खत्म कर दिया जाए। ये हमारा एक मजहबी मसला है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। 3 तलाक का मामला हमारे पर्सनल लॉ का इंटरनल मामला है और ये बात कही जा चुकी है कि 3 तलाक के मामलात ऑलरेडी मुसलमानों में बहुत कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं वो भी ना आए। इस सिलसिले में ऑलरेडी पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया है। धार्मिक आस्थाओं के मामले में अदालतों का कोई काम नहीं है। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। इस बार मामला पीडब्ल्यूडी के ठेके का है। केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में फर्जी बिल से 10 करोड़ रुपए के भुगतान का मामला सामने आया है। एक स्वयंसेवी संस्था रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक केजरीवाल ने अपने साड़ू सुरेंद्र बंसल को पीडब्ल्यूडी विभाग से ठेका दिलवाया, जिसमें 10 करोड़ की हेराफेरी की गई। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने इस मामले को एसीबी के सामने ले जाने की बात कही है। स्वयंसेवी संस्था रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत के मुताबिक बंसल को पीडब्ल्यूडी के नाले बनाने का काम दिया गया। जिस कंपनी ने बंसल से सामान खरीदने का रिकॉर्ड पेश किया, उस सप्लायर के खातों में इस लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। बंसल पर फर्जी बिल से 10 करोड़ के भुगतान का आरोप है। जिस काम के लिए भुगतान हुआ वो काम हुआ ही नहीं। टैंकर घोटाला मामले में एसीबी को सबूत देने वाले केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज इस मामले में अपना बयान भी दर्ज कराया। कपिल मिश्रा ने आज फिर केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। कपिल मिश्रा के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। आज वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर भी पहुंचे और टैंकर घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज कराया। कपिल मिश्रा ने आज फिर केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे पार्टी नेताओं पर कई निशाने साधे और केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो रविवार को कुछ और खुलासे करेंगे। आज केवल टैंकर घोटाले के बारे में अपना पूरा बयान वो दर्ज करा के आया हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो में, और उसके बाद मंडे को एक बार दोबारा जाना है। कल कपिल मिश्रा का हमला हुआ था तो केजरीवाल और संजय सिंह ने ट्वीट कर हमलावर को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। आज कपिल ने कहा कि हमलावर सत्येंद्र जैन का आदमी है। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने आज चुनाव आयोग का घेराव किया। इस प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए। 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में ईवीएम के विरोध में डेमो करने वाली आम आदमी पार्टी आज चुनाव आयोग का घेराव करने पहुंची। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां भी थीं, जिनमें ईवीएम के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए गए थे। पहली मांग हमारी ये है कि आज के बाद हिंदुस्तान में जो भी चुनाव हो, उन सारे चुनावों के अंदर वही ईवीएम मशीन्स यूज्ड हो जिसके साथ वीवीपैट मशीन लगा हुआ हो। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में एक डेमो कर दावा किया था कि ईवीएम के जरिए वोटों की गड़बड़ी की जा सकती है। अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का अपना सपना पूरा करने के लिए योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी के फरमान पर आज पर्यटन सचिव अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या को 100 दिन के अंदर रोल मॉडल बनाने को लेकर योगी सख्त है और इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम के निर्देश पर यूपी सरकार के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी अयोध्या की मुख्य जगहों राम कथा पार्क, सरयू घाट, राम की पैड़ी के साथ दूसरी जगह पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि योजना तुरंत बनाई जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हमारी योजना कंप्लीट करके भारत सरकार भेज दी जाए। उसी के क्रम में आए हैं। योगी के अधिकारियों ने राम कथा संग्रहालय और राम कथा पार्क में काफी अनियमितताएं पाई, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर पुलिस ने 30 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। पकड़े गए सारे नोट 1500 के हैं। इस मामले में एक बिल्डर समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये काला धन है जिसमें पुराने नोट बदलने की डील चल रही थी। पटना पुलिस ने 30 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 30 लाख रुपए हैं। 1000 और 500 रुपए के नोट हैं। ये पुराने नोट हैं। इसके साथ ही साथ कई एटीएम कार्ड, आधार कार्ड,
कई वोटर आईडी कार्ड ये सब बरामद किए गए हैं। एक बिल्डर विनोद विश्वास समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं पटना के एसएसपी मनु महाराज। ये पैसे कहाँ से बरामद हुए और क्या करना था इन पैसों का? विनोद विश्वास जी के अपार्टमेंट से पैसे सारे बरामद किए गए हैं और ये पैसा जो है आप देखेंगे कि ये काला धन है। ये बिल्डर 50 करोड़ की डील कर रहे थे पुराने नोट को बदलने की, जिसमें 30 लाख मात्र अभी बरामद हुए हैं और ये कई माफिया से संपर्क में है, कई अवैध बिल्डिंग्स बना चुके हैं और बिहार झारखंड में कई बिल्डिंग्स का अभी कंस्ट्रक्शन भी ये कर रहे हैं। तो पुराने धन को ये किसी तरह से खपाना चाह रहे हैं, जिसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है बाकी जगह से भी, जिसमें अनुसंधान हम कर रहे हैं। नोटबंदी की को काफ़ी समय हो चुका है, नोट बदलने की मियाद खत्म हो चुकी है, बावजूद अभी पुराने नोट मिल रहे हैं और पटना में 30 लाख रुपए की रकम पुलिस ने बरामद की है। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। बिहार में शराब की गायब हो रही बोतलों पर अब सरकार जाग गई है। शहर शहर गोदामों में जमा अवैध शराब को नष्ट किया जा रहा है। बिहार के कटिहार में जब्त शराब को आग लगाने के दौरान पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। अवैध शराब को कुएं में डालकर आग लगाई गई और इसी दौरान कुएं में गैस बनने से वहां धमाका हो गया। बिहार में शराबबंदी के दौरान जब्त की गई शराब को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। पटना के दानापुर में अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। हरियाणा से लाई गई 90 लाख रुपए की शराब की बोतलों को सड़क पर रखकर उस पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं कटिहार में जब्त शराब को कुएं में डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ।